नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक से परेशान बीजेपी की विपक्षी महागठबंधन के नाम के ऐलान की, विपक्ष की एकजुटता के जवाब में दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक की। साथ ही जानेंगे कैसे एमपी में कांग्रेस ने बीजेपी पर बनाई बढ़त, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महंगाई की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद सत्र से पहले 19 जुलाई को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद सत्र। इस बार भी विपक्ष संसद में सरकार की लेगा परीक्षा। चंद्रयान 3 को एक और ऑर्बिट ऊपर पहुंचाया गया। 2 और कोशिश फिर चांद की कक्षा में पहुंचेगा। इसरो ने कहा मिशन तय समय पर मिशन पूरा हुआ तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। पहलवानों के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जमानत। बालिग पहलवानों के केस में दिल्ली कोर्ट में पेश हुए थे बीजेपी सांसद, सेक्रेटरी को भी राहत। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 205 अंकों की तेजी के साथ 66,795 पर हुआ बंद। निफ्टी 38 अंक उछलकर 19,749 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विपक्षी एकता के दूसरे दिन की बैठक में बीजेपी को हराने के लिए 26 दल एक साथ आए। इस एकजुटता से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो कौन से महत्वपूर्ण फैसले हुए विपक्ष की बैठक में, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने अब जंग का ऐलान कर दिया है। विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों की संख्या 26 हो गई है। यूपीए की जगह गठबंधन का नाम एनडीए रखा गया है। विपक्षी दलों ने अब चुनावों तक रणनीति तैयार करने के लिए एक सचिवालय भी बनाने का फैसला किया है। ये सचिवालय कहाँ बनेगा, इसका फैसला मुंबई में होगा, क्योंकि विपक्षी दलों की अगली बैठक मुंबई में होगी और इसकी तारीख जल्दी ही सामने आ जाएगी। मुंबई की बैठक में ही गठबंधन की 11 सदस्यीय समन्वय समिति का भी गठन किया जाएगा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे इस मीटिंग में 26 दल रहे हैं, जबकि पटना में 16 ही थे। इस तरह हमारा काफिला बढ़ता जा रहा है। इसी का असर है कि मोदी जी ने अब एनडीए की मीटिंग बुला ली है। वो जल्दी ही अपने पुराने साथियों को याद कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में एनडीए टुकड़े टुकड़े हो गया था, जिन्हें अब जोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि आज विपक्ष पर शिकंजा कसने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा की विचारधारा और उनकी सोच के खिलाफ है। देश का पूरा धन कुछ हाथों में जा रहा है। हम जब चर्चा कर रहे थे तो खुद से सवाल पूछा कि लड़ाई किसके बीच में है। ये लड़ाई विपक्ष और भाजपा के बीच में नहीं, ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश से बंगाल तक सरकारों को बेचने और खरीदने का काम किया है, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश तानाशाही के खिलाफ खड़ा हो रहा है। एक पार्टी का मतलब देश नहीं हो सकता। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को 10 साल के लिए मौका दिया गया, लेकिन सब चौपट हो गया। विपक्ष के इस हुंकार से बीजेपी में हलचल तेज है। हलचल तो महागठबंधन के नए नाम से भी मच गई है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टी एकजुट हो गई है। पटना में विपक्ष की पहली मीटिंग के बाद बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई। बैठक के दूसरे दिन आज नए गठबंधन के नाम का ऐलान कर दिया गया। नए गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, यानी 2024 में एनडीए का मुकाबला इंडिया से होगा। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में चल रहे महागठबंधन के महामंथन से जो नाम निकल कर आया है वो है इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। आई मतलब इंडिया, एन मतलब नेशनल, डी मतलब डेमोक्रेटिक, आई इंक्लूसिव, ए अलायंस। आपको बता दें कि शुरू में इस गठबंधन के नाम पीडीए देशभक्त जनतांत्रिक गठबंधन सामने आ रहा था, लेकिन ये नाम बदलकर महागठबंधन ने चौंका दिया है। यानी अब अगले लोकसभा चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया मुकाबला होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को रोकने के लिए बेंगलुरु में 26 विपक्षी पार्टियों ने रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि चुनाव लड़ने के लिए आपस में कौन सी नीति तैयार करे ताकि उस पर सभी की सहमति बने। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सीट शेयरिंग विपक्षी दलों का मुख्य मुद्दा है।
इसी पर सोमवार को कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने डिनर डिप्लोमेसी की थी और आज मंथन। बैठक में मौजूद रही पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कहा कि ये एक अच्छी सार्थक बैठक है, रचनात्मक निर्णय लिया जाएगा। आज हमने जो चर्चा की उसके बाद का नतीजा इस देश के लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम यहाँ 26 पार्टियां हैं, हम सब मिलकर आज 11 राज्यों में सरकार में है। बीजेपी को अकेले 300 सीटें नहीं मिली, उसने अपने सहयोगियों के वोटों का इस्तेमाल किया और सत्ता में आई और फिर उन्हें त्याग दिया। आज बीजेपी अध्यक्ष और उनके नेता अपने पुराने सहयोगियों से समझौता करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य भाग दौड़ कर रहे हैं। विपक्ष की एकजुटता के महागठबंधन का नाम भी फाइनल हो गया है और अब इंडिया एनडीए पर भारी पड़ने वाला है। आज दूसरे दिन बैठक में शरद पवार के अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत 26 पार्टियों के नेता मौजूद रहे। महागठबंधन के नए नाम इंडिया से सबसे ज्यादा मुश्किल में पीएम मोदी हैं। अब पीएम मोदी चुनाव प्रचार में कैसे कहेंगे वोट फॉर इंडिया? मुश्किलें तो राहुल गांधी की भी कम होती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को आज बड़ी राहत मिली है। कोर्ट राहुल की याचिका पर फौरन सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के लिए बड़ी खबर सामने आई है। तो कब सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज का दिन राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की जल्द सुनवाई की याचिका मंजूर कर ली है। अब इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में 7 जुलाई को फैसला सुनाया था और राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा था। राहुल गांधी की अपील से पहले दूसरे पक्ष के याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुके हैं। उन्होंने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला लेने से पहले उनका पक्ष भी सुने। आपको बता दें कि राहुल गांधी को गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में मानहानि का दोषी पाया था और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। अब इसी मामले पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी। राहुल ने अपनी याचिका में मोदी सरनेम मामले में सजा पर रोक की मांग की है। इसके लिए दाखिल याचिका में कई कारण बताए गए हैं। याचिका में राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि मोदी सरनेम मामले में उन पर आपराधिक मानहानि का केस चलाया गया, जबकि ये केस सिर्फ परिभाषित ग्रुप के केस में हो सकता था। मोदी नाम अपरिभाषित समूह के लिए है। देश के अलग अलग हिस्सों में 13 करोड़ लोग हैं जो अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मामले में जो शिकायती हैं उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। राहुल गांधी की कथित टिप्पणी में मोदी सरनेम के सिलसिले में नीरव मोदी और ललित मोदी के नाम का जिक्र था। इस मामले में शिकायती का कोई जिक्र नहीं था। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की मानहानि के लिए दोषी करार नहीं दिया जा सकता। अब देखना होगा कि राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। राहुल गांधी और उनके सभी समर्थकों को सर्वोच्च अदालत से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सबकी नजरें हैं। नजरें तो आज एनडीए की बैठक पर भी हैं। विपक्षी दलों की एकजुटता की बैठक के जवाब में बीजेपी ने भी आज एनडीए की अहम बैठक की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि उनके साथ 38 दल हैं। राजधानी दिल्ली में नेताओं की बैठक की ये तस्वीर बता रही है कि विपक्षी एकता के सामने एनडीए घुटने टेक रहा है। सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगियों को हार का डर सताने लगा है। तभी तो जैसे ही विपक्षी दलों ने मंथन की रणनीति बनाई, वैसे ही बीजेपी और उसके सहयोगी भी बैठक करने लगे। एक और जहां विपक्ष के 26 दलों की 2 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में हुई, वहीं इसके जवाब में एनडीए के 38 घटक दलों का जमावड़ा आज दिल्ली में लगा। मौजूदा गठबंधन सहयोगियों के साथ साथ बीजेपी ने कई नए और पूर्व सहयोगियों को भी एक साथ लाने की कोशिश की है। एनडीए में नई एंट्रियों में यूपी से सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, महाराष्ट्र से अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बिहार से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी समेत अन्य दल शामिल हैं। 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसबीएसपी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में स्वागत किया है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक का एजेंडा एनडीए का विस्तार है। इसके साथ ही बीजेपी अपने मौजूदा सहयोगियों के साथ रिश्तों को और मजबूत करना चाहती है और पूर्व सहयोगियों के साथ रिश्तों को सुधारना चाहती है। लेकिन बीजेपी का ये एजेंडा फेल साबित हो रहा है, क्योंकि इस बैठक में शामिल होने वाले 25 दल ऐसे हैं जिनके पास लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। इसी वजह से एनडीए की ताकत की बजाय उसकी कमजोरी सामने आ रही है। अब बीजेपी की कमजोर पकड़ सबके सामने आ चुकी है। बावजूद इसके पीएम अब भी ढिंडोरा पीट रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे एनडीए गठबंधन के साथी आज दिल्ली में एकत्र हुए हैं। हमारा गठबंधन समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला गठबंधन है, जो राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाना और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। अब भले ही पीएम पीठ थपथपा रहे हो, लेकिन हकीकत क्या है वो पूरा देश जानता है। एनडीए की इस बैठक को बीजेपी के डर के रूप में देखा जा रहा है। एमपी में भी बीजेपी हार से डरी हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। पार्टी का चुनाव अभियान आक्रामक रूप से चल रहा है, जिससे बीजेपी पहले से ही बैकफुट पर दिखाई दे रही है और अब कांग्रेस ने बीजेपी को चौंकाने के लिए एक और कदम उठाने की तैयारी कर ली है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस मध्य प्रदेश में कर्नाटक चुनाव की रणनीति के सहारे मैदान में उतर रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक में 5 गारंटियां जनता को दी थी, उसी तरह से मध्य प्रदेश में गारंटियों का ऐलान किया गया है। साथ ही उम्मीदवारों के नाम भी पहले ही तय कर लिए गए हैं। कांग्रेस की पहली सूची तैयार हो गई है। पहली सूची में 35% यानी करीब 80 नाम हैं। अधिकांश नाम दिग्विजय सिंह की सिफारिश से तय किए गए हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह इस समय पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। इस दौरान जिन सीटों पर एक नाम तय हो रहा है, उसकी सूची भी तैयार कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह ने ये लिस्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को सौंप दी है। इस लिस्ट में अधिकांश वो सीटें हैं जहां पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस को हार मिल रही है। पार्टी ने इस बार ये साफ कर दिया है कि जहां बीजेपी लगातार जीत रही है, वहां उम्मीदवारों के नाम जल्द तय किए जाएंगे। साथ ही जिन सीटों पर खासतौर पर जहां पार्टी उम्मीदवार लगातार जीत रहा है, उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में जारी किए जाएंगे और ये सूची इसी महीने या फिर अगस्त में आ सकती है, जिससे उम्मीदवारों को जनता के बीच जाने का समय मिल सकेगा। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के निर्देश पर प्रदेश की सभी सीटों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने का प्लान बनाया है और वो लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वो पार्टी कार्यकर्ताओं की मंडल और सेक्टरवार समीक्षा कर रहे हैं। डर सिर्फ बीजेपी को नहीं लग रहा है, बल्कि उसके सहयोगी एकनाथ शिंदे गुट को भी लग रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उनके साथ दूसरे 15 विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे और उद्धव गुट को नोटिस दिया था, लेकिन उद्धव गुट ने इस नोटिस पर जो कहा, उससे विधानसभा अध्यक्ष भी मुश्किल में दिख रहे हैं। जून 2022 में महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के कई विधायकों ने पार्टी से अलग होकर राज्य में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जिसके बाद इस साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उसे गलत करार दिया था। साथ ही विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा स्पीकर को जल्दी फैसला करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जब 2 महीने तक विधानसभा स्पीकर ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, तो ठाकरे गुट एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता देवदत्त कामत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों पर फैसले को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष को फैसले लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए जाएं, जिस पर सीजीआई की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय को इस संबंध में नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब देने को कहा। उद्धव ठाकरे के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी शिंदे और उद्धव दोनों ही गुटों के सभी विधायकों को नोटिस देकर जवाब दाखिल करने को कहा था। हालांकि समय सीमा खत्म होने के बाद भी ठाकरे समूह ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया है। एक तरफ शिंदे की शिवसेना ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस का जवाब दिया, तो दूसरी तरफ ठाकरे समूह ने मांग की है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की जानी चाहिए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने को लेकर कहा है। इसलिए ठाकरे समूह ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई हुई। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लगातार बढ़ती महंगाई से लोगों के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। दाल सब्जी के भाव बढ़ने से लोग परेशान हैं। रोजाना बढ़ती महंगाई ने सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। विपक्ष भी महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सब्जी के बाद अब महंगाई की मार लोगों पर दुगना पड़ने वाली है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में महंगाई से हाहाकार मचा है। हरी सब्जी से लेकर खाने पीने की अधिकांश चीजें महंगी हो गई हैं, लेकिन लोगों की नजर टमाटर पर ही अटकी हुई है। आम जनता को लग रहा है कि सिर्फ टमाटर ही महंगा हुआ है, बाकी खाद्य पदार्थ पहले की कीमत पर ही बिक रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। टमाटर के अलावा भी कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनकी कीमतों में बम्पर उछाल आया है। ये खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसके बगैर स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन बन ही नहीं सकते, यानी कि खाना स्वादहीन हो जाएगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं मसालों की।
टमाटर, हरी मिर्च और अदरक की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगे हो रहे मसालों पर किसी की नजर ही नहीं पड़ रही है, जबकि मसालों की कीमत में भी बहुत अधिक बढ़ोतरी होने से किचन का बजट बिगड़ गया है। खास बात यह है कि मसालों में सबसे ज्यादा जीरा महंगा हो गया है। इसकी कीमत थोक भाव से लेकर रिटेल मार्केट में भी महंगी हो गई है। इससे सब्जी और दाल में तड़का लगाने वालों का बजट बिगड़ गया है। हालांकि जीरे के अलावा अजवाइन और सौंफ के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में लोग इनकी खरीदारी करने से पहले एक बार रेट जरूर पूछ रहे हैं। वहीं महंगाई की वजह से कई लोगों ने सब्जी और दाल में जीरे का तड़का लगाना भी बंद कर दिया है। जानकारों का कहना है कि बीते मार्च महीने में हुई बेमौसम बारिश की वजह से राजस्थान और गुजरात में जीरे की फसल को नुकसान पहुंचा था। ऐसे में उत्पादन प्रभावित होने से इसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा काजू और बादाम भी महंगे हो गए हैं। आपको बता दें कि पहले जीरे का रेट 500 से 600 रुपए किलो था, जो अब बढ़कर 700 से 750 रुपए हो गया है। इसी तरह अजवाइन 250 से 300 रुपए किलो बिकता था, लेकिन अब इसकी कीमत 400 रुपए हो गई है। वहीं सौंफ भी 100 रुपए महंगा हो गया है। अब 1 किलो सौंफ की कीमत 360 रुपए किलो हो गई है, जबकि पहले 250 रुपए थी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।